Assalamu alaikum dear students, this is your chemistry teacher Professor Asif Qureshi, and we are together again with a new lecture which is lecture number 10 of chapter number 2 3 states of matter from chemistry first year syllabus. बेटा पिछला लेक्चर जो हमने ख़त्म किया था उसमें हमने विस्कोसिटी और उसके अफेक्टिंग फैक्टर्स पे बात की थी। आज जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 10 लिक्विड स्टेट का एक्चुअली दूसरा लेक्चर, उसमें हम बात करेंगे सरफेस टेंशन के ऊपर, जो कि लिक्विड्स की एक और अहम प्रॉपर्टी है। सरफेस टेंशन को अगर मैं डिफाइन करने पे आता हूं तो मैं दो तरह से डिफाइन करता हूं। दो डेफिनेशंस मैंने आपके सामने सरफेस टेंशन की यहां लिखी हुई हैं। पहली डेफिनेशन में मैं सरफेस टेंशन को कहता हूं कि इट इज अ फोर्स, वो ताकत, वो कुव्वत which is acting per centimeter length on the surface of liquid। एक ऐसी ताकत, एक ऐसी कुव्वत जो कि लिक्विड के सरफेस पे लगे और नतीजे में लिक्विड का जो सरफेस एरिया हो वो लेंथ के हिसाब से कम होता चला जाए, लिक्विड नीचे की जानिब खिंचता चला जाए और सेंटीमीटर के हिसाब से लेंथ या डिस्टेंस कवर करता चला जाए। आप उस ताकत को, उस कुव्वत को जिसकी वजह से लिक्विड नीचे की जानिब खिंचे और डिस्टेंस कवर करे सेंटीमीटर्स में, उसको आप लिक्विड की सरफेस टेंशन कहोगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन में आई एम कॉलिंग सरफेस टेंशन एज द फोर्स विच एक्ट्स per centimeter length on the surface of a liquid। अब आपको पता है कि किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करने के लिए we need to have energy। जब तक हमारे पास एनर्जी नहीं होगी, हम में तवानाई नहीं होगी हमारी बॉडी में, हम फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते किसी भी बॉडी में। तो दूसरी डेफिनेशन में हमने सरफेस टेंशन को फोर्स की बजाय एनर्जी का नाम दे दिया। हमने कहा कि भाई तवानाई की वो मिकदार जिसकी ज़रूरत पड़ती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है? ताकि लिक्विड के सरफेस को एक्सपेंड कराया जाए, लिक्विड के सरफेस को बढ़ाया जा सके बाय अ यूनिट एरिया। एरिया से मुराद कि लिक्विड का सरफेस ना सिर्फ लेंथ में कम होता चला जाए बल्कि विड्थ में भी कम होता चला जाए। लेंथ में अगर सरफेस कम हुआ, विड्थ में कम हुआ, इसका मतलब ओवरऑल लिक्विड का सरफेस एरिया कम होता चला गया। तो वो एनर्जी जिसकी वजह से लिक्विड का सरफेस एरिया घटता चला जाए, आप उस एनर्जी को नाम देते हो सरफेस टेंशन का। अब हमने सरफेस टेंशन को अगर समझाने पर आए कि सरफेस टेंशन एक्चुअली है क्या, तो मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में भी कहा था बेटा कि लिक्विड्स में विस्कोसिटीज की प्रॉपर्टी, लिक्विड्स में सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी, लिक्विड्स में वेपर प्रेशर की प्रॉपर्टी, इनका मेनली दारोमदार होता है दो बातों पर, एक लिक्विड्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और दूसरे उनके टेम्परेचर्स। तो यहाँ पर भी सरफेस टेंशन का दारोमदार मेनली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ के हवाले से मैं बात करने जा रहा हूँ। फर्ज किया एक कंटेनर है जिसमें कोई लिक्विड हमने भरा हुआ है, लाइक वाटर मिसाल ले लो। अब इस कंटेनर में रहते हुए इस लिक्विड के पार्टिकल्स जो कि दरमियान में अगर मौजूद हैं, बॉडी ऑफ द लिक्विड में सेंटर में, तो देखो कोई भी पार्टिकल अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इस पार्टिकल को लेफ्ट, राइट, अपवर्ड, डाउनवर्ड चारों डायरेक्शन से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई हो रहा है। अगर राइट साइड से इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो रहा है उतना ही फोर्स लेफ्ट साइड से। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन से फोर्स इसको नीचे की जानिब खींच रही है तो ऊपर भी पार्टिकल्स हैं वो इसको नीचे जाने से रोक रहे हैं। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि भाई देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन टू एवरी रिएक्शन, तो ये फोर्स इसको कैंसिल कर रही है, इस फोर्स को ये फोर्स कैंसिल कर रही है। रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स इस पार्टिकल पे जीरो, ना ये ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ना लेफ्ट ना राइट, अपनी पोजीशन को मेंटेन करेगा। तो बॉडी ऑफ द लिक्विड में, सेंटर ऑफ द लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं उन पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो अप्लाई होगी क्योंकि सारी फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट आपस में कैंसिल हो जाएंगी। मगर बेटा जी जो पार्टिकल्स लिक्विड के सरफेस पे मौजूद हैं उनके ऊपर तीन अतराफ से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अप्लाई होती हैं, डाउनवर्ड, राइट और लेफ्ट। अब राइट वाली फोर्स को लेफ्ट वाली फोर्स कैंसिल करेगी, मगर डाउनवर्ड डायरेक्शन वाली फोर्स को अपवर्ड डायरेक्शन से कोई भी फोर्स नहीं है जो कि बैलेंस करे, कैंसिल करे। लिहाजा लिक्विड पार्टिकल्स राइट या लेफ्ट तो नहीं खींचेंगे मगर नीचे की जानिब जरूर खींचेंगे।
अब वो ताकत, वो कुव्वत जो कि लिक्विड के सरफेस पार्टिकल्स को नीचे की जानिब खींचते चले जाएं, आप उस कुव्वत को, उस ताकत को लिक्विड्स का सरफेस टेंशन कहते हो। सिंपल सी बात मैं कर दूं, फ़र्ज़ किया कि अगर ये एक वाटर कूलर नुमा एक कंटेनर है और नीचे ये टूंटी लगी हुई है, नलका लगा हुआ है, टैप लगा हुआ है, यहाँ से आपने ये टैप खोला, ये पानी की लेयर जो सबसे नीचे है ये यहाँ से नीचे आएगी। अब ये जो लेयर है नीचे आएगी तो ये अपने साथ इसको खींचती चली जाएगी, इस लेयर के साथ ये लेयर जुड़ी हुई है, ये इसको खींचेगी। अल्टीमेटली ये खिंचाव जाके सरफेस तक पहुंचेगा और नतीजे में आपने देखा होगा, ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है, कूलर का ढक्कन खोल दो, नीचे से पानी बहाना शुरू करो, सरफेस वाली लेयर आपको नीचे की तरफ खींचती चली जाएगी। आपको ये जनरल ऑब्जर्वेशन है डेली लाइफ में। तो अब आप देखो, हमने पानी गिराना यहाँ से शुरू किया नीचे से, मगर सरफेस वाला जो लेयर है लिक्विड का वो नीचे खिंचता चला गया। तो ये खिंचाव, ये तनाव, जिसकी वजह से नीचे वाले पार्टिकल्स अपने से ऊपर सरफेस वाले पार्टिकल्स को नीचे की जानिब खींचते हैं, इस खिंचाव, इस तनाव को आप नाम देते हो सरफेस टेंशन का। बेटा लिक्विड्स में सरफेस टेंशन्स की जो मेजरमेंट होती है वो होती है बाय मीन्स ऑफ stalagmometer. Stalagmometer is the device which is used to measure the surface tensions. सरफेस टेंशन को नापने के लिए दो यूनिट्स, दो सिस्टम यूज, CGS सिस्टम, SI सिस्टम। और चूंकि डेफिनेशंस हमने दो लिखी, लिहाजा फर्स्ट डेफिनेशन में CGS यूनिट, SI यूनिट, सेकंड डेफिनेशन में CGS यूनिट, SI यूनिट मैंने आपके सामने लिखे। बेटा पहली डेफिनेशन में जब मैंने इसको फोर्स का नाम दिया तो CGS सिस्टम में फोर्स आप लेते हो डाइंस में और डिस्टेंस आपका जो ट्रेवल करेगा लिक्विड वो सेंटीमीटर में, यानी डाइंस पर सेंटीमीटर आपका यूनिट बनता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेफिनेशन इन CGS यूनिट। और यही फर्स्ट डेफिनेशन में सिस्टम इंटरनेशनल में आ जाओ तो फोर्स आपका डाइंस की जगह न्यूटन में आ गया, डिस्टेंस आपका, लेंथ आपका सेंटीमीटर की बजाय मीटर में आ गया। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेफिनेशन CGS यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज डाइन पर सेंटीमीटर व्हाइल SI यूनिट इज न्यूटन पर मीटर। इसी तरीके से सेकंड डेफिनेशन में जब आप सरफेस टेंशन को अमाउंट ऑफ एनर्जी कहते हो और उसकी वजह से एरिया कम पड़ता है, तो एनर्जी CGS यूनिट में आपका अर्ग्स में, एरिया आपका सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अर्ग्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यूनिट बना अकॉर्डिंग टू सेकंड डेफिनेशन इन CGS यूनिट। और SI यूनिट में यही आपका सेकंड डेफिनेशन में यूनिट, अर्ग्स की जगह एनर्जी आ गई जूल्स में और सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह एरिया आ गया मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो बेटा सेकंड डेफिनेशन में आपके यूनिट ये बनते हैं सरफेस टेंशन के, फर्स्ट डेफिनेशन में यूनिट्स आपके ये बनते हैं सरफेस टेंशन के। सरफेस टेंशन का दारोमदार विस्कोसिटी की तरह ही मेनली दो फैक्टर्स पे, हालांकि विस्कोसिटी में आपने दो फैक्टर्स और भी पढ़े थे, चार फैक्टर वहां पे पढ़े थे, यहाँ मेनली दो फैक्टर्स आप पढ़ोगे। एक है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और दूसरा है टेम्परेचर ऑफ लिक्विड्स। याद रखना बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ सरफेस टेंशन डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाता है। जितनी लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी उतना नीचे वाले पार्टिकल्स जो हैं वो ऊपर वाले पार्टिकल्स को अपनी जानिब खींचेंगे और लिक्विड का सरफेस टेंशन बढ़ेगा। सो स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन द लिक्विड्स, ग्रेटर विल बी द सरफेस टेंशन एंड वाइस वर्सा। जबकि टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी ही की तरह रिलेशनशिप सरफेस टेंशन का इनवर्स है, यानी जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे लिक्विड का उतना सरफेस टेंशन घटेगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टेम्परेचर बढ़ाने से घट जाती है, कम हो जाती है, वीक हो जाती है। सो एट हाई टेम्परेचर सरफेस टेंशन बिकम्स लो, एट लो टेम्परेचर सरफेस टेंशन बिकम्स हाई। यहाँ ये बात मैं आपको बताता चलूँ बेटा कि अक्सर औकात आपकी किताब में सरफेस टेंशन से रिलेटेड भी टेम्परेचर का एक टेबल बना हुआ है जिसमें मुख्तलिफ लिक्विड्स के सरफेस टेंशन वैल्यूज़ दिए हुए एट गिवन टेम्परेचर, मेरे ख्याल है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिए हुए, 50 डिग्री पे दिए हुए, 0 डिग्री पे दिए हुए सरफेस टेंशन वैल्यूज़। इसी तरीके से विस्कोसिटीज़ भी दी हुई हैं। कभी कभार इन टेबल्स में से भी आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई इतने टेम्परेचर पे वाटर का सरफेस टेंशन कितना होगा या वाटर की विस्कोसिटी
बातचीत नहीं होगी। तो याद रखिएगा, ये किताब को थोड़ा सा देख लीजिएगा। टेबल विस्कोसिटी वाला भी आपने पढ़ लेना है, याद कर लेना है, और टेबल सरफेस टेंशन वाला भी जो विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर है वो आपने याद करना है। आपने देखना है कि भाई किस लिक्विड का कितने टेम्परेचर पे कितना सरफेस टेंशन या कितना विस्कोसिटी बनता है। तो सरफेस टेंशन का दारोमदार बेटा इन दो फैक्टर्स पे था, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड के साथ इनवर्स रिलेशनशिप। तो ये आपका दूसरा टॉपिक हुआ सरफेस टेंशन, लिक्विड स्टेट। प्यारे बच्चों, सरफेस टेंशन की कुछ एप्लीकेशंस पे अगर बात की जाए, यानी सरफेस टेंशन का इस्तेमाल या सरफेस टेंशन की अहमियत कह लो आम ज़बान में, सादा ज़बान में, तो सरफेस टेंशन की वजह से पहला काम जो लिक्विड में होता है तो वो ये होता है कि लिक्विड का जो ऊपर से नीचे ज़मीन की जानिब गिरने वाला जो ड्रॉप होता है, कतरा होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता स्फेरिकल शेप इख्तियार करता चला जाता है। मैंने लिखा है कि अ फ्री फॉलिंग ड्रॉप ऑफ अ लिक्विड एक्वायर्स स्फेरिकल शेप। ऊपर से नीचे की जानिब गिरता हुआ कतरा लिक्विड का गोल दायरे की शक्ल इख्तियार करता है ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की वजह से। क्यों? बिकॉज सरफेस टेंशन टेंड्स टू रिड्यूस द सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड। जब लिक्विड के सरफेस पे टेंशन अप्लाई होता है, खिंचाव लगता है, तो सरफेस लिक्विड का सिर्फ ऊपर से नीचे की जानिब नहीं कम होता बल्कि ऐसे साइड से भी कम होता चला जाता है। यानी ना सिर्फ लेंथ में कवर होता है डिस्टेंस, बल्कि विड्थ में भी डिस्टेंस कवर होता चला जाता है, ओवरऑल एरिया कम होता चला जाता है। और स्फीयर यानी दायरे में आपका वॉल्यूम तो लिक्विड का उतना ही होता है, मगर एरिया जो है वो कंपैरेटिवली एक रेक्टेंगुलर शेप के कंटेनर से कम होता है। सो स्फीयर हैज मिनिमम रेशियो ऑफ सरफेस एरिया टू वॉल्यूम, दैट्स व्हाई अ फ्री फॉलिंग ड्रॉप ऑफ अ लिक्विड acquires spherical shape due to surface tension. This is very important application of surface tension. नंबर दूसरा, एक और अहम काम जो लिक्विड में होता है वो ये कि लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में ऊपर की जानिब राइज भी करता है और कैपिलरी ट्यूब से नीचे की जानिब फॉल भी करता है ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब कैपिलरी एक्शन है क्या? The rise or fall of a liquid within the capillary tube is called capillary action. और बेटा ये लिक्विड का कैपिलरी ट्यूब में राइज कर जाना या फॉल कर जाना, या आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैपिलरी एक्शन की कई मिसालें आप देखते हो। मिसाल के तौर पे थर्मोमीटर की मिसाल ले लो। थर्मोमीटर में पारा फिट हुआ होता है, मर्क्यूरी जिसको आप कहते हो, और वो मर्क्यूरी जिस जगह पे जमा हुआ होता है वो कहलाता है मर्क्यूरी बल्ब। जब आप थर्मोमीटर किसी ऐसे इंसान की ज़बान के नीचे रखते हो जिसको बुखार है, जिसका बॉडी टेम्परेचर हाई है, आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है वो मर्क्यूरी उस मर्क्यूरी बल्ब से निकल के राइज होना शुरू हो जाता है और थर्मोमीटर के अंदर एक बारीक सी पतली सी कैपिलरी ट्यूब फिट होती है, वो मर्क्यूरी लेवल राइज होना शुरू होता है उस कैपिलरी ट्यूब में। जहाँ जाके उसकी मैक्सिमम लेवल होती है, आप टेम्परेचर नोट करते हो कि भाई इस वक्त इस इंसान को इतना बुखार है। अब उस कैपिलरी ट्यूब में ये मर्क्यूरी लेवल राइज हुई, फिर उस बंदे से आपने थर्मोमीटर लेके धोया, उसको थोड़ा सा आपने जैसे ही झटका दिया, शेक किया, वही मर्क्यूरी लेवल जो राइज हुआ था वो दोबारा से फॉल होके कॉन्ट्रैक्शन हुई और मर्क्यूरी अपने मर्क्यूरी बल्ब में जमा हो गई। तो ये जो कैपिलरी एक्शन था थर्मोमीटर में मर्क्यूरी का राइज कर जाना, फॉल कर जाना विद इन कैपिलरी ट्यूब, ये कॉमन सी मिसाल है आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। इसके अलावा एक और मिसाल कैपिलरी एक्शन की आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में देख लो, बीपी अपैरेटस। अक्सर औकात ब्लड प्रेशर आपने भी चेक कराया होगा, मैंने भी कराया है। जब वो एयर बैग हमारे बाजू में बांध के डॉक्टर या स्टाफ नर्स कोई भी बंदा वो ब्लड प्रेशर चेक करता है और उस बॉल को पंप करता है, एयर बॉल को, तो आपका ब्लड प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज होता चला जाता है, अंदर कैपिलरी ट्यूब में बीपी अपैरेटस के भी कैपिलरी ट्यूब फिट है, वो मर्क्यूरी लेवल राइज होता है।
मर्क्यूरी लेवल मैक्सिमम राइज होके जहाँ रुकता है, उसके बाद उस एयर बॉल की पिन को लूज करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपका ब्लड प्रेशर कम होता है और उसके साथ मर्क्यूरी लेवल फॉल करना शुरू कर देती है कैपिलरी ट्यूब। तो ये कैपिलरी ट्यूब आपका थर्मोमीटर में भी फिट है, ये कैपिलरी ट्यूब आपका इस बीपी अपरेटस में भी फिट है, और इस कैपिलरी ट्यूब में से मर्क्यूरी लेवल राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है, तो ये कैपिलरी रिएक्शन हो रहा है। ये दोनों आपकी रोजमर्रा जिंदगी से रिलेटेड मैंने मिसालें दे दी कि कैपिलरी रिएक्शन की वजह से मर्क्यूरी लेवल राइज हुआ था, फॉल हुआ था, ये कैपिलरी रिएक्शन है। अब कैपिलरी ट्यूब है क्या? शीशे की बनी हुई एक बारीक सी पतली सी ट्यूब है। आप में से जिन लोगों ने कॉलेजेस में प्रैक्टिकल्स किए होंगे बॉइलिंग पॉइंट का या मेल्टिंग पॉइंट का, तो उसमें आपको ये कैपिलरी ट्यूब इस्तेमाल कराई होगी। फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल्स होते हैं केमिस्ट्री में, बॉइलिंग पॉइंट मालूम करना कैपिलरी ट्यूब के जरिए। इसी तरीके से मेल्टिंग पॉइंट का प्रैक्टिकल भी फर्स्ट ईयर में होता है। तो ये एक बारीक सी पतली सी शीशे की ट्यूब है, आर पार खुली हुई होती है दोनों जानिब से, जिसमें एक पतला सा बारीक सा हेयर लाइक सुराख हुआ होता है, इसको कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। बेटा लिक्विड्स दो तरह के, एक टाइप लिक्विड्स का कहलाता है वेटिंग लिक्विड्स, जिसकी बेहतरीन सादा सी मिसाल पानी है, और दूसरा टाइप लिक्विड्स का कहलाता है नॉन वेटिंग लिक्विड्स, जिसकी मिसाल मरकरी है। अब पानी को वेटिंग लिक्विड इसलिए कहा गया क्योंकि पानी आप शीशे के गिलास में पियो, पानी आप प्लास्टिक के गिलास में पियो या स्टील के गिलास में, आपने अक्सर देखा होगा पानी पी के पूरा गिलास खाली कर लो तब भी छोटे छोटे से ड्रॉप्स पानी के आपको गिलास की दीवार के साथ चिपके हुए नजर आएंगे। तो ऐसे लिक्विड्स जिनके पार्टिकल्स कंटेनर की वॉल से चिपक जाते हैं वो कहलाते हैं वेटिंग लिक्विड्स। सो वाटर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेटिंग लिक्विड्स। जबकि मर्क्यूरी थर्मोमीटर में या बीपी अपरेटस में कभी आपने नहीं देखा होगा कि मर्क्यूरी का कोई जर्रा दीवार से चिपका हुआ नजर आए। तो ऐसे लिक्विड्स जिनके पार्टिकल्स कंटेनर के वॉल से नहीं चिपकते वो कहलाते हैं नॉन वेटिंग लिक्विड्स। बेहतरीन मिसाल है मर्क्यूरी। सो वेटिंग लिक्विड्स वेटिंग क्यों है, क्यों उनके पार्टिकल्स दीवार से चिपक जाते हैं कंटेनर के? क्योंकि वेटिंग लिक्विड्स में बेटा एडिसिव फोर्सेस ज्यादा ताकतवर हैं बनिस्बत कोहेसिव फोर्सेस के। कोहेसिव फोर्सेस मींस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या कोहेसिव फोर्सेस वेटिंग लिक्विड्स में वीक होती हैं। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से वेटिंग लिक्विड्स में सरफेस टेंशन भी लो होता है। लो सरफेस टेंशन होगा क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लो होती हैं, वीक होती हैं। एडिसिव फोर्सेस ज्यादा ताकतवर, कोहेसिव फोर्सेस कमजोर होती हैं। अब इन ताकतवर और कमजोर फोर्सेस का मुकाबला जब होता है तो कोहेसिव फोर्सेस चूंकि कमजोर हैं, एडिसिव फोर्सेस स्ट्रांग हैं, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर होने की वजह से सरफेस टेंशन जो है ऐसे लिक्विड्स में, वाटर जैसे लिक्विड्स में, वो लो रहता है। और इस लो सरफेस टेंशन की वजह से जब वाटर जैसा लिक्विड नीचे की जानिब खिंचता है तो जो मिनिस्कस बनता है कंटेनर में वो कहलाता है कॉनकेव मिनिस्कस। बेटा कॉनकेव शेप ये है, नीचे दबा हुआ, साइडें उभरी हुई, नीचे से प्रेस हुआ हुआ दरमियान में। ये कॉनकेव मिनिस्कस बनाते हैं वेटिंग लिक्विड्स लाइक वाटर, जिनमें एडिसिव फोर्सेस ताकतवर, कोहेसिव फोर्सेस कमजोर, सरफेस टेंशन लो। दूसरी जानिब मर्क्यूरी जैसे जो नॉन वेटिंग लिक्विड्स हैं उनमें कोहेसिव फोर्सेस वीक, एडिसिव फोर्सेस कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रांग, एडिसिव फोर्सेस वीक। अब कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रांग यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होने से सरफेस टेंशन ऐसे लिक्विड्स में बढ़ जाता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ सरफेस टेंशन का रिलेशनशिप डायरेक्ट हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। तो ड्यू टू हाई सरफेस टेंशन जब इन लिक्विड्स के पार्टिकल नीचे खींचते हैं तो साइड वाले पार्टिकल्स बाद में पहले नीचे गिरेंगे, दरमियान बाद में। ऐसे लिक्विड्स का जो मिनिस्कस बनेगा कंटेनर में वो बनेगा कॉन्वेक्स मिनिस्कस। याद रखना नॉन वेटिंग लिक्विड्स का मिनिस्कस कॉन्वेक्स, हाई सरफेस टेंशन, कोहेसिव फोर्सेस आर स्ट्रांग, एडिसिव फोर्सेस आर वीक। वेटिंग लिक्विड्स का मिनिस्कस कॉनकेव मिनिस्कस, स्ट्रांग एडिसिव फोर्सेस, वीक कोहेसिव फोर्सेस एंड सरफेस टेंशन इज लो। तो आज के लेक्चर में हमने ये दो एप्लीकेशंस डिस्कस कर ली सरफेस टेंशन की। लिक्विड स्टेट तकरीबन आधा आपका हो गया। अब अगला जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसमें आपका बाकी बचता है एवापोरेशन, बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर। तीन छोटे छोटे से टॉपिक हैं। अगला लेक्चर इंशाल्लाह आपका लिक्विड स्टेट हम लोग खत्म कर देंगे। टिल देन बेटा खुदा हाफिज, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज।